हाँ, सो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने देखा था 4 प्रॉपर्टीज। ओके, उसमें हमने ट्रिक भी देखी थी कि भाई प्लेइंग फाइनल्स एंड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। सो प्लेइंग फाइनल्स में परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, हमारा डाउन जा रहा है, लेकिन बॉलिंग अच्छी होती जा रही है। तो प्लेइंग फाइनल्स का प्रेशर डाउन हो रहा है एंड फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो रहा है, किसका? सॉल्यूशन का कंपेयर टू द सॉल्वेंट। और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग में जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या जा रहा है? अप जा रहा है, किसका? सॉल्यूशन का। किसकी कंपेयर में? प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में। यस, तो उसमें हमने चारों प्रॉपर्टी देख ली। हमने देख लिया है सबसे पहले प्रेशर, और उसमें हमने फॉर्मूला भी एक डिराइव किया था कि P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इज इक्वल्स टू X2। मीन्स वो डिपेंड करता है, ये जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है किसमें? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच का जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू और इट इज इक्वल्स टू क्या आता था हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ओके, वो हमने देखा। देन दूसरा प्रॉपर्टी दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने देखा था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। और फ्रीज कैसे हो रहा है? जैसे हमने 2 प्रॉपर्टी देखी कि भाई वाटर है तो वाटर में से वेपर कब बन रहा है? तो वाटर में से वेपर कब बन रहा है? जब vapor pressure of the solution will be equal to the vapor pressure of the atmosphere, तब हम बोलेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो बॉयल हो रहा है, या फिर वो जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। और अब तुम हीटिंग दे रहे हो, सो वो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सो जो टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जितना हो जाए, उसको हम बोलते थे बॉइलिंग टेम्परेचर। और वैसे ही जो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ दी दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ओके, वो हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉलिड। ओके, सॉलिड होगा, उसके ऊपर जो प्रेशर होगा उसके जितना हो जाए। उसके जितना कैसे होगा? बढ़ रहा है ना? नहीं, अगर ठंडा करेंगे, उसमें से हीट ले लेंगे सिस्टम में से, तो वो वेपर प्रेशर कम होती जाएगी। तो जो प्रेशर वो सॉलिड के ऊपर जो वेपर है वो जो प्रेशर लगा रही है, उतना ही प्रेशर ये लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है वो लगा लेगा। मतलब वो दोनों वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तब उसको बोलते थे हम फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग कैसे होता है, फ्रीजिंग कैसे होता है, वो देखा। एंड लास्टली हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस अभी हमें देखना है। हमने ऑस्मोसिस देखा और ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, और उसमें टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर में तो हमने ट्रिक देखी थी, डेल्टा T इज इक्वल्स टू केम, मतलब K इंटू M, दैट इज M इज दी मोलालिटी। ओके, और ये जो हमने लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, तो हमने देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT। ओके, पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? CRT। और हम वैसे भी याद रख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT। मैंने आइडियल गैस अगर हम याद है हमें, तो सिर्फ याद रखने के लिए, होता कुछ नहीं है उसके साथ, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू NRT। ये जो P है वो क्या है? पाई, और ये क्या हो गया? N/V RT। ये N/V क्या है? वही हमारा C है। सो पाई इज इक्वल्स टू व्हाट? CRT। तो ये हमारा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो भी हमने डिराइव किया। और उसमें पर्टिकुलरली इसके पहले जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट थे, उसमें तो हमने बोल दिया था कि भाई जब भी डेल्टा T बोले तो डेल्टा T इज इक्वल्स टू केम। सो डेल्टा T इज इक्वल्स टू केम हम कर देंगे। सो फ्रीजिंग होगा तो F और बॉइलिंग होगा तो B। और ये KF और KB की वैल्यू भी हमने बोली थी कि उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्या? राम तेरे 1000 हाथ। ओके, राम तेरे 1000 हाथ, हाथ मतलब डेल्टा H। अब ये फ्यूजन होगा तो ये भी टेम्परेचर फ्यूजन का मतलब जो भी हो, हमारा टेम्परेचर इसका स्क्वायर होगा सब मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये किसके लिए था? KF के लिए। वैसे ही KB हो तो यहाँ पे वेपोराइजेशन आ जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, ट्रिक क्या है? राम तेरे 1000 हाथ। उसके पहले की ट्रिक क्या है? डेल्टा T इज इक्वल्स टू केम। और उसके पहले तो वो हमने बोला था प्लेइंग फाइनल्स, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, वो भी हमने ऐसे ही बना दिया था। तो वो सिर्फ याद रखने के लिए है। ओके, बार बार अगर तुम सेम चीज
रिपीट करते रहोगे तो वो याद रह जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर बार हम कुछ अलग ही बनाए, जैसे कि ये सब अलग बनाए, ये सपोज राम तेरे 1000 हाथ अलग बनाए हुए नहीं, मैंने जो सीखा था वही मैंने तुम्हें बता दिया। बट जैसे कि मैं सर के पास से ये जो ट्रिक सीखी थी डिट्टो मैंने तुम्हें गुजराती में सीखी थी, तो वो था राम तारा 1000 हाथ, और फिर तुम्हें हिंदी में बोलना है तो मैंने तारा की जगह तेरे बोल दिया, राम तेरे 1000 हाथ, सेम ही है। ओके, बट जैसे कि वो सर ने मेरे सर ने अलग सिखाई थी, कौन सी, ये जो प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग जो हमने बनाई ट्रिक, वो ट्रिक नहीं थी, वो ऐसा था कि अलग था, वो गुजराती में था, मतलब बता देता हूँ सिर्फ ऐसे ही जानने के लिए। सर ने बताया था कि तुम पढ़ रहे हो और रात को पढ़ रहे हो और अचानक से ऐसे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ रहे हो और तुम्हारे घर के बाहर कुत्ते भौ चालू है। ओके, तो तुमने फिर ऐसे डंडा लिया, बाठा, ओके, ऐसे डंडा, और उसको बोले कि डंडे को बाठा भी बोलते हैं, तो वो ऐसे बाठा मारा, तो जैसे ही बाठा मारा ना तो वो बोला ओ ऐसे तो बाठा मतलब ऐसे मारा, नीचे मारा। ओके, तो बाठा नीचे मारा मतलब अभी उसको गुजराती में बा मतलब होता है बाष्पीभवन, मतलब बॉइलिंग, तो ठा बा और ठा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, ठार बिंदु। ओके, फ्रीजिंग मतलब ठर जाना, तो दैट इज फ्रीजिंग, वो गुजराती में ऐसा बोलते हैं उसको। तो जैसे हमारा बी और प्लेइंग फाइनल्स, तो पी और एफ जैसे नीचे जा रहा था वैसे बा ठा नीचे जा रहा है, और कुत्ता कैसे बोलता है ओ ऐसे, तो अ और ऊ, तो और ऊ ऐसे ऊपर जा रहा है, तो वैसे ही अ मतलब अभिसरण दबाण, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऊ मतलब उत्कलन बिंदु मतलब हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, तो हमें वैसे सिखाया था। अभी डिट्टो तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि बहुत ही अलग है। ओके, तो इसीलिए मैंने हमें बना के फिर मैंने तुम्हें बताया कि भाई प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, अभी ये तो सीधा बैठ जाता है, तो मैंने सीधा बता दिया तुम्हें। सो डिपेंड्स कि हम कैसे याद रखते हैं, उससे इजी हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल जब गिनोगे तब तुम्हें न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात चल रही है। वो कैसे पता चलेगा, तुम देखो कि किसकी बात चल रही है, पहले से देखो कि बात किसकी चल रही है तो पता चल जाएगा। अगर डेल्टा टी एफ की बात चल रही है तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात चल रही होगी, अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही होगी, अगर प्रेशर तो बहुत सारी जगह आता है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन से प्रेशर की बात चल रही है। सॉल्यूशन के प्रेशर की सॉल्वेंट के प्रेशर की कंपेयर में बात चल रही है तो वो यही फंडा वाला प्रेशर है। अदरवाइज दूसरे प्रेशर की बात चल रही है तो शायद हेनरीज लॉ भी हो सकता है, राउल्ट्स लॉ भी हो सकता है। ओके, सो वो तुम्हें अभी तो पता चल जाएगा कि भाई ये थियरी है, उसके नीचे न्यूमेरिकल है, तो वही थियरी का न्यूमेरिकल होगा। लेकिन जब ओवरऑल तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तुम्हें पता चलना चाहिए। जैसे मैं टेस्ट लूँ और तुम्हें बोल दूं कि भाई ये करके आना, तो तब तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल दूं तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक का है। इसीलिए मैंने जो फिजिक्स के और पहले भी मैंने एक्टिविटी बताई थी वो एक्टिविटी करो। ओके, पहले भी बताया था क्या कि एक ही पेज पे सारे टॉपिक्स एटलीस्ट लिख देने हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चैप्टर के इतने टॉपिक्स है। और रिवाइज कर रहे हो तब भी वो पेज लेकर ही बैठो, अच्छा इसमें क्या था, इसमें ये चीज़ थी, ओके इसमें क्या था, इसमें ऐसा हो रहा था, ऐसा होता, ओके डन। इसमें अरे यार इसमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बुक खोलो, पढ़ो, रिवाइज करो, वो याद रह जाएगा, फिर से वापस कंटिन्यू। हाँ ये भी हो गया, फोर्थ में क्या था, फोर्थ में ऐसा था, लाइक दैट। वैसे पूरा रिविजन कंटिन्यूअसली करते जाओ। ओके, अब तो 12th शुरू हो गया है हमारा फाइनल। ओके, मतलब नेक्स्ट फेब मार्च में तो तुम एग्जाम दे रहे होगे, तो सोचो कितना टाइम है, उल्टी गिनती भी हम शुरू कर सकते हैं। ओके, कि सोचो हमारे पास कितना टाइम है। अभी हम अप्रैल है, अप्रैल खत्म होने आया है। ओके, अप्रैल खत्म होने आया है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतना गिनो। ओके, फिर तो रिवीजन ही गिनो, जनवरी में तो, फरवरी में तो एग्जाम होगी, तो कितना 6 7 8 महीने, और वो सब स्कूल में तो दिवाली पे ही सब खत्म कर देंगे। हाँ, फिर वो सब शेड्यूल और वो सब पेपर लिखना और वो स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर दिसंबर भी 8 है, और नवंबर दिसंबर अगर तुम्हें नहीं गिनना है तो सिर्फ 6 ही है। नवंबर दिसंबर को गिन के 8 है। ओके, मई से गिने तो 8 है, वो नवंबर दिसंबर को भी ना गिनो, अक्टूबर तक का टाइम गिनो, तो 6 मंथ है हमारा। सोचो 6 महीने में हमें पूरा 12th कंप्लीट करना है अच्छे से।
तो फिर हमारे पास वेस्ट के लिए तो टाइम ही नहीं है। ओके, जैसे अभी काम आ गया एक मुझे, तो मैं इसलिए मैंने मैम को बोला था कि आगे पढ़ते रहो, कि मतलब कहीं पर भी तुम्हें थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम मिले। सो भले ही 11th में कुछ भी किया हो, बट अभी तो भाई 10th की कसर पूरी करनी है। ओके, उसके लेवल से आगे बढ़ना है हमें। 10th एक बोर्ड था, अब ये दूसरा बोर्ड है। तो जैसे ही कुछ भी टाइम मिले, कुछ ना कुछ बस पढ़ते रहो। अच्छा, ये एटलीस्ट वन टाइम रिवाइज तो होगा। वन टाइम रिवाइज होगा मतलब क्या, कि वो ज़्यादा पक्का हो गया तुम्हारा। रिवाइज देखकर रिवाइज करो। हम सोचेंगे सर ऐसे मतलब कहीं पे टाइम मिला, अब सब लोग साथ में हैं, रिवाइज कैसे करें। हाँ, मतलब रिवाइज कैसे करें मतलब याद कैसे रखें, पढ़े कैसे। तो कुछ नया मत पढ़ो, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करो, वो तो कर ही सकते हैं हम। ओके, अगर वैसी सिचुएशन है। चलो, तो ये सब हमने देख लिया था। आज हमें देखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने देख लिया था। आज हमें देखना है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। तो हमने जनरली हमें पता ही है कि जब भी हम वाटर प्योरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आरओ सिस्टम। क्या बोलते हैं? आरओ सिस्टम। और आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा है, तो ऑस्मोसिस हमने कल देखा, ऑस्मोसिस है क्या? सॉल्वेंट के कंपोनेंट का सॉल्यूशन की तरफ जाना, मेम्ब्रेन के अंदर से, मेम्ब्रेन के अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्वेंट की साइड जाना, उसी को बोलते थे हम ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या, कि ये जो पार्टिकल सॉल्वेंट की साइड से सॉल्यूशन साइड में जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन साइड में हम अगर प्रेशर अप्लाइड करें तो वो नहीं जाएंगे, हमने रोक दिया, प्रेशर से हम उसको रोक रहे हैं। तो कितना प्रेशर हम सॉल्यूशन पर लगाएंगे सो दैट सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएंगे नहीं, जब अगर बीच में मेम्ब्रेन रखी होगी तो ये जो प्रेशर हम रखेंगे सॉल्यूशन साइड पे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। किसकी? रिवर्स ऑस्मोसिस की। देखो, सो द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ द प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओके, हमने क्या बोला कि ये हमारा कंटेनर है, यहाँ पर हमारी मेम्ब्रेन है, और इसमें छोटे 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 होल्स है, पोर्स है। ओके, और इस साइड हमारा क्या है? इस साइड है हमारा सॉल्वेंट, और इस साइड क्या है? सॉल्यूशन। ओके, तो इस साइड क्या है? सॉल्यूशन, और इस साइड क्या है? सॉल्वेंट। ओके, अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन की साइड जाना, इसमें से ये क्या है? हमारी मेम्ब्रेन है। ओके, जिसे हम SPM भी बोलते थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर से इस साइड जाना, वो है ऑस्मोसिस। और वो ना आए इसीलिए हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाइड करते हैं, कि सपोज यहाँ पर हमारा ऐसे पिस्टन रखा हुआ है। ओके, तो ये पिस्टन पर हम यहाँ पर वेट रख दिए मतलब प्रेशर अप्लाइड किए। तो हम इतना प्रेशर अप्लाइड करते हैं सो दैट ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन साइड ना आए। यही प्रेशर को हम क्या बोलते थे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस इस साइड जा रहा था, तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या? उल्टी साइड जाएगा। तो उल्टी साइड कब जाएगा भाई? ऑलरेडी इस साइड आ रहा है, और इस साइड आने का रोकने के लिए हम तो प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं। ओके, और तुम बोल रहे हो कि उस साइड भेजो, तो उस साइड भेज सकते हैं। कब? जब ये प्रेशर, ये ऐसा समझो कि हमारा स्टार्टिंग में प्रेशर, ये सॉल्वेंट इस साइड जा रहा है, तब हमारा सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था। ओके, सो P सॉल्यूशन कितना था? P एटमॉस्फेरिक। अब वो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड ना जाए, इसलिए हम वहां पे सॉल्यूशन में प्रेशर लगाते हैं, P सॉल्यूशन। तो उसी को हमने क्या बोल दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन के ऊपर जो हमने प्रेशर लगाया
उसी प्रेशर को हमने क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ वी अप्लाइड पी सॉल्यूशन इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया है, लेकिन अगर हम बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अगर हम लगा दें, ऑस्मोटिक प्रेशर पी सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द पी ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, ऐसा समझो पी ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है हमारा 1.5 बार, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। मतलब इतना प्रेशर लगाएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड नहीं जाएंगे, लेकिन हम इससे ज्यादा लग रहा है, हम लगा रहे हैं पी ऑफ द सॉल्यूशन कितना लगा रहे हैं हम 2 बार लगा रहे हैं, इससे ज्यादा लगा रहे हैं। तो इतना लगाएंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन साइड आएंगे ही नहीं, लेकिन उससे ज्यादा लगाए तो क्या होगा, धक्का मार रहे हैं हम, इस साइड से धक्का पहले मार रहे थे एग्जैक्टली मारा तब जाके वो पार्टिकल्स आना रुक गए, लेकिन जितना जरूरी था उससे ज्यादा मार दिया तो क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल्स उधर चले जाएंगे। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड? ओके, so the direction of the osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied. Done? Okay, now that is now the pure solvent flows out of the solution through the semi permeable membrane. देखो इसमें से जा कौन सकता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। क्यों सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो बड़े हैं, सॉल्यूशन में होने के बाद भी वो क्या है, बड़े हैं। मतलब सिर्फ ऐसा समझो वाटर, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पर वाटर प्लस ग्लूकोज है, तो अंदर से पास कौन हो सकता है, सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स। ग्लूकोज के पार्टिकल्स तो बड़े होंगे साइज में, और हमने साइज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की साइज ऐसी ली हुई है कि वो उसकी साइज छोटी है। अगर साइज बड़ी ली तो ग्लूकोज भी पास हो जाएगा, लेकिन फिर मतलब क्या है, सब लोग ही पास कर दो तो ओके। जैसे कि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले तो अगर सभी लोग 100% लेके आ जाए तो फिर उसका मतलब क्या है, वो एग्जाम का पता कैसे चलेगा कि किसको अंदर लेना है, किसको एडमिशन देना है, पता ही नहीं चलेगा, सभी लोग ने टॉप मार दिया है। तो उसका लेवल एक तरह का रखना पड़ेगा सो दैट कई सारे लोग ना आए और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग ही उसको क्लियर कर पाए। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पर भी वो साइज ऐसी रखी जाती है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाते थे इजीली, इसमें दोनों पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। तो ये दोनों में से भी सिर्फ कौन इस साइड जाएगा, सॉल्वेंट ही इस साइड जाएगा। डन। तो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड ही जाना शुरू हो गए, कहां से, सॉल्यूशन में से। अंडरस्टूड? ओके, नाउ बस इसी को, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस इन एंड इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। मतलब जो हमारा ओशन वाटर है, सी वाटर है, उसको प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये ट्रीटमेंट यूज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस और से आरओ सिस्टम। तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर हम क्यों इतना चिल्ला रहे हैं कि भाई पानी बचाओ पानी बचाओ, पूरे के पूरे समंदर पड़े हुए हैं, कर लेंगे हम आरओ से, पानी मिल जाएगा। तो क्यों हम इतना सेव करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तुम फिल्टर करोगे तो ये इसमें से पास होंगे, और इसमें से जितनी बार पास होंगे ना, थोड़े बहुत रह भी जाएंगे सॉल्ट के पार्टिकल्स। ऐसा समझो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो सॉल्वेंट तो चले गए, लेकिन सॉल्यूट जो नहीं गए वो सब यहाँ चिपक गए। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये सब होल्स को भी ये बंद कर देंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अब ना ही सॉल्वेंट जा सकता है और ना ही सॉल्यूट। फिर क्या करना पड़ेगा, तो जैसे हम घर के आरओ सिस्टम को क्या करते हैं, मेम्ब्रेन निकाली, नई मेम्ब्रेन नहीं, जैसे हम बोलते हैं फिल्टर लगाया और नया फिल्टर लगाया, कैंडल। ओके, तो वो अगर वहां करेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। 20 रुपए के पानी के लिए तुम्हें 200 रुपए का फिल्टर लगाना पड़ेगा। जो पानी तुम्हें मिलेगा 1 लीटर, वो तुम बेच सकते हो 20 रुपीज में, लेकिन फिल्टर तुम्हारा है 200 रुपए का और 100 रुपीज का। सो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। फिजिबल तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तुम अगर इतना प्योर वाटर किए, इससे अच्छा तुम सोचोगे भाई इतना खर्चा है, रहने दो तुम, हम बारिश की राह देखेंगे और डायरेक्टली अच्छा पानी पी लेंगे, क्योंकि नेचर ही फिल्टर करके देता है हमें। अंडरस्टूड? ओके, सो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। अदरवाइज तो हम पूरे समंदर को आरओ सिस्टम से मीठा पानी हर जगह कर देते। समझ में आ रहा है? ओके चलो,
सो स्केमेटिक सेटअप फॉर प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर फिगर दिया गई है, देखो क्या है, ये सॉल्ट वाटर है, ये सॉल्ट वाटर है और ये फ्रेश वाटर है और ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पर ये पिस्टन, ओके, तो ये पिस्टन मतलब क्या, प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं सॉल्ट वाटर को। सॉल्ट वाटर मतलब क्या, सॉल्यूशन, और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ओके। तो हम सॉल्यूशन को प्रेशर देंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, फ्रेश वाटर। अंडरस्टूड, समझ में आया, ओके। So when pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out of the sea water through the membrane. A variety of polymer membranes are available for this purpose. Simple है, okay. Now the pressure required for the reverse osmosis is quite high. Reverse osmosis के लिए जो pressure required है वो ज़्यादा pressure है, इसलिए जो पंप यूज होता है, जो मोटर यूज होती है आरओ सिस्टम में, वो सबसे ज़्यादा महंगा कुछ आता है वो आरओ प्लांट में, तो उसका पंप है और दूसरा उसकी मेम्ब्रेन। ये दो चीज़ बहुत बहुत महंगी आती है, अदरवाइज तो सब कुछ प्लास्टिक ही है, ओके। भंगार में 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे उसके जिसमें अगर आरओ पंप नहीं है और फिल्टर कार्ट्रिज नहीं है, ओके, वो सब तुमने निकाल दिया और तुम बोलोगे ये लो आरओ प्लांट, तो उसके 100 रुपीज़ भी नहीं आएंगे, 100 रुपीज़ भी नहीं आएंगे, ओके, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब भंगार वाला 20 रुपये दे के चला जाएगा, ओके। सो मेन उसकी वैल्यू किसकी वजह से है, मेम्ब्रेन और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ट्रिज फिल्टर्स। अभी देखो उसमें भी साइज आती है, एक मेम्ब्रेन तो हमने सीधी ये जो 200 रुपीज़ की आती है ना, वो मेम्ब्रेन हम बाहर ही रखते हैं, जिसको हम कैंडल भी बोलते हैं। तो ऐसे ओपन करके फिल्टर, वो बहुत 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, जाम हो गई, खोला, निकाली, रिप्लेस किया, बंद कर दिया, दैट्स इट। दूसरी अंदर होती है कार्ट्रिज, ओके। तो वो कार्ट्रिज हम बार बार चेंज नहीं करते, वो साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी चेंज करते हैं। क्यों? वो भी वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ही है, कार्ट्रिज भी वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन है, उसकी साइज अलग है। मतलब ये जो नंबर ऑफ होल्स है ना, किसी में छोटे, किसी में बड़े, कल समझाया था ना थियरी में। सो उसकी साइज अलग है। साइज अलग है मतलब क्या, कि वो जल्दी चॉकअप होने वाली नहीं है, लेकिन वो जो बाहर वाली है वो जल्दी चॉकअप हो जाएगी। तो हम जो ज्यादातर सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब सिर्फ NaCl नहीं, सारे सॉल्ट, ओके, कैल्शियम के सॉल्ट और से मैग्नीशियम के सॉल्ट, जो जिसके भी सॉल्ट है, MgSO4, CaSO4, CuSO4, जितना भी है, ओके, FeSO4, जितना भी सल्फेट्स है, सॉल्ट्स है, सब कुछ कहाँ चला जाएगा, कार्बोनेट्स है, CaCO3, MgCO3, सब कुछ। तो वो कार्बोनेट, सल्फेट, सॉल्ट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये आरओ सिस्टम में बाहर रह जाएंगे। कहाँ से बाहर, मतलब ये जो फिल्टर हम रिप्लेस कर देते हैं ना, वो फिल्टर जो जाम हो गया होगा ना, उसके ऊपर जो जमा हुआ है वही सॉल्ट है। वो कचरा मतलब क्या, वो मिनरल्स है एक्चुअली वो जिसको हम कचरा बोल रहे हैं वो मिनरल्स है। लेकिन मिनरल सही क्वांटिटी में, जैसे दवाई, तो दवाई तुम सही क्वांटिटी में लो तो वो दवाई का काम करेगी, और अगर ज्यादा ले लिया तो वो दवाई का काम नहीं करेगी, एडवर्स इफेक्ट करेगी, उल्टी इफेक्ट करेगी, ओके। जैसे कि भाई तुम्हें सिर दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने बोला है कि ये एक गोली खा लेना रात को सोते समय, और तुमने बोला मुझे तो बहुत हो रहा है, मैं तो 3 खाऊंगा, तो 3 खा लिया तो एडवर्स इफेक्ट होगी, वॉमिटिंग हो सकती है, सुबह उठोगे ही नहीं, मतलब डायरेक्ट दोपहर को उठोगे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ जाएगी ऐसे, ओके। तो बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। अभी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन चली गई तो वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी, ज़्यादा डिजोल्व होगी हमारे ब्लड में, वाटर में, सब में ज़्यादा डिजोल्व होगी, तो लीवर, हमारी किडनी पे भाई लोड आ जाएगा, क्योंकि उसको फिल्टर ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा अंदर मटेरियल जाए, सॉल्यूट ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा फिल्टर करना पड़ेगा। ये आरओ सिस्टम है, जितना ज़्यादा सॉल्ट वाटर वाला तुम डाल के जाओगे उतनी जल्दी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, चॉकअप हो जाएगी, मेम्ब्रेन पे ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो ये हमारी मेम्ब्रेन है किडनी, ओके। तो ये किडनी क्या है, कचरा बाहर निकालती है, अच्छा वापस ब्लड में डालती है, और जो काम का नहीं है बॉडी वो बॉडी में वो यूरिनेट या फिर लेटरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी में से, ओके। बट अब हम बहुत ज़्यादा कचरा ही खा रहे हैं तो किडनी पे लोड आएगा, किडनी पे लोड आएगा तो किडनी ब्लड ही फिल्टर करती रहती है, तो इतना सारा ब्लड फिल्टर करते हैं तो ब्लड हार्ट के पास नहीं जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली सब कुछ फिर कनेक्टेड है हार्ट से। हार्ट के पास ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो वो ब्लड भेजेगा भी कम, ब्लड कम भेजेगा तो हमारे बॉडी के सेल्स को ब्लड कम मिलेगा, ब्लड कम मिलेगा मतलब उसको न्यूट्रिशंस कम मिलेंगे, उसको ऑक्सीजन कम मिलेगा, उसको वाटर कम मिलेगा, सब कुछ ही कम मिलेगा सेल्स को। और अगर सब कुछ कम मिलने लगा, थोड़े टाइम कम मिला तो ठीक है, ज्यादा टाइम कम मिला
तो सेल्स मरने लगेंगे, सारे सेल्स मरने लगे तो फिर इनडायरेक्टली वहीं पे आता है फ्लो चार्ट। ओके तो इनडायरेक्टली हम पे भी इफेक्ट होगी। ओके the pressure required for the reverse osmosis is quite high. Okay, so a workable porous membrane is a film of cellulose acetate placed over a suitable support. तो ये जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, याद रखना, 1 मार्क में पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, सेल्यूलोज एसीटेट का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज एसीटेट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इम्प्योरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन दी सी वाटर। तो ये जो सेल्यूलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है किसके लिए, वाटर पार्टिकल्स के लिए, बट इम्परमिएबल होती है सॉल्ट्स आयंस के लिए। ओके, जो सॉल्ट्स उसमें डिसॉल्व होंगे, ओके, वो इम्प्योरिटीज है और आयंस है, उनके लिए वो क्या है, इम्परमिएबल, तो वो पास नहीं होंगे। These days many countries use desalination plants to meet their potable water requirements। तो आज की डेट में जैसे कि बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जो डिसेलिनेशन टेक्निक यूज करते हैं प्योर वाटर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने हमारे जितने रिवर्स नहीं है। इंडिया के पास जो रिवर्स है, ओके, तो वैसी इतनी सारी और इतनी वैरायटी वाली, रेन के ऊपर डिपेंडेंट, 365 डेज वाली, कितनी टाइप की डिफरेंट रेन रिवर्स है हमारे पास। ओके, और साथ साथ में हम अब तो रिन्यूएबल भी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तो हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सेव वाटर कैंपेन चलाते हैं, कितना कुछ करते हैं। ओके, सो दैट हमें ये करने की, अभी इंडिया को अभी डिसेलिनेशन ऑफ वाटर करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि जिनको जरूर पड़ी है वो भी किन के लिए जरूर पड़ी है, उनके खुद के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हमने भी अगर हमारे पास जो अवेलेबल है वो सही यूज़ नहीं किया तो फिर हमें भी यूज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी हमारे पास इतना कोल पड़ा हुआ है कि कोल से और सोलार से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। ओके, लेकिन फिर भी हम रिन्यूएबल के लिए विंड एनर्जी यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास प्लांट है, लेकिन हम मेजरली प्लांट को सिर्फ रन करते रहे इसलिए चालू है, वो हम प्रोडक्टिविटी के लिए अभी न्यूक्लियर प्लांट का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट भी तो उतना सारा होगा। ओके, सो हम अलग ही वे में अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास टाइडल एनर्जी भी बहुत है, वेव एनर्जी भी बहुत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोस्टल लाइन है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, मोर देन 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है इंडिया की। सो यहाँ पर वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन ये सारी सस्टेनेबल एनर्जी पे हम अभी डिपेंडेंट नहीं हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कोल प्लांट से और से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, सोलर पावर प्लांट से मीट हो जा रही है। अंडरस्टूड? तो यही हमारा था छोटा सा टॉपिक, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। डन? तो इसी के साथ हमारी सारी, मतलब चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वैसे तो कंप्लीट हो ही गई थी, लेकिन ये रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन भी रिलेटेड किसके था, रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड ही था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चारों प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट हो। ओके, सो अब हमें थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं क्योंकि हमने ये 4 प्रॉपर्टी देखते समय नहीं देखे।